एक्चुअली इंडिया को कोई नफरत नहीं था किसी कंट्री से, किसी राष्ट्र से। वो तो भारत को किसी से नफरत नहीं था, लेकिन भारत से कई लोगों ने ईर्ष्या किया, अपना स्वार्थ साधने के लिए ईर्ष्या किया, भारत से किया। जैसे यूरोप के लोग, चंद यूरोपीय, चंद अंग्रेज लोग ने भारत का शोषण, भारत एक सोने की चिड़िया जिसका शोषण किया चंद यूरोप के कुछ लोगों ने, चंद वो अंग्रेजों ने भारत को लूटने की कोशिश की। केवल अंग्रेजों में नहीं, अंग्रेजों के पहले कई मुगलों ने भी भारत को लूटने की कोशिश की। भारत को न केवल आर्थिक रूप से लूटने की कोशिश की, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी कई शोषण उन्होंने, कई अत्याचार महिलाओं, बूढ़ी औरतों, किशोरियों और किशोरों के साथ किया उन्होंने। तो ये सब क्या है? ये डिजायर है। सबसे पहले डिजायर है, और डिजायर के बाद हेट्रेड भी है। देयर इज बोथ द टूल्स of human emotions resulting to the destruction of a country। तो यहां डिस्ट्रक्शन केवल इंडिया का हुआ ऐसा नहीं है। आप अपने डिजायर और हेट्रेड के बल पर पहले भारत को बर्बाद किए, लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में आपका भी तो सत्यानाश हो गया। आप कौन सा सलामत रह गए? आपका भी तो बर्बादी कर दिया हमारे क्रांतिकारी वीर सेनानियों ने। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे आने वाले जितने भी क्रांतिकारी युग उस समय रिवॉल्यूशनरिस्ट लोग जो थे। तो ऐसे ये सब क्या होता है? पहले क्या हुआ? महत्वाकांक्षा की आंख दौड़ लगती है, फिर नफरत की आंख पकड़ती है। ऐसा ही होता है ना। पहले महत्वाकांक्षा की आंख पकड़ी, अंग्रेजों को लूटने की, संपत्तियों को हड़प करके अपने एम्पायर्स को, अपने साम्राज्य को और सुशोभित करने को, विकसित करने को एक महत्वाकांक्षा की आग दौड़ी उन लोगों में। फिर उन्होंने कर लिया, लेकिन क्या वो आकांक्षा, वो महत्वाकांक्षा शांत रहने देती? क्या इच्छा का स्वभाव होता है शांत रहना, संतुष्ट रहना? नहीं ना। तो उसे शांत कहां बैठने देगी? नहीं बैठने देगी। वो फिर से उन्हें दौड़ाएगी, वो फिर से आएंगे अपनी ख्वाहिश को, अधूरी ख्वाहिश को लेकर के, और फिर से लूटेंगे, फिर से कत्लेआम मचाएंगे। तो एक तरफ दूसरे पक्ष का महत्वाकांक्षा है, तो पहले वाले पक्ष की क्या होगी? हेट्रेड होगी। अगर यूरोप का एक तरफ महत्वाकांक्षा है, तो भारत का उसी तरफ उसी समय क्या होगा? नफरत होगा। हम भारतीय उनसे नफरत करेंगे, और एक तरफ वो हमसे चाहत रखें, हमारे वस्तु, हमारे सामग्रियों का लूटने का चाहत वो रखेंगे। हमें विकास करने का, हमें सुख देने का उन्हें कोई चाहत नहीं है। हमें लूटने का, हमें गुलाम बनाने का उन्हें चाहत है। तो हम में क्या होगा? रोष उत्पन्न होगा। तो हम कह सकते हैं द डिजायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेट्रेड। अगर डिजायर बढ़ रही है तो नफरत भी बढ़ेगी। अगर एक तरफ डिजायर बढ़ती है तो दूसरी तरफ नफरत बढ़ती है। ऐसा होता है, ठीक है। आप खुद में देख लो, अगर आप में बहुत महत्वाकांक्षा है अपने आप को, केवल आपको अपने व्यक्तिगत इंडिविजुअल को लेकर के, तो उसी क्षण जैसे जैसे आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं, केवल आपके व्यक्तिगत सुख को लेकर के आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही होती है, तो साथ साथ आपकी नफरत भी किसी न किसी चीज को लेकर के बढ़ते चली जाती है। आप मार्क करना, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, रिलेटिंग टू अ इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है। बट in case of any holy pious desire, in case of any sermon desire, in case of any religious desire, both are inversal, both comes under inverse relation। आप पाओगे तब आपका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा बहुजन सुख है और बहुजनों को सुख देने के लिए होती है, राष्ट्र के विकास, संस्कृति के निर्माण, पुनरुत्थान, विकास आदि में अगर आपकी रुचि है, तमन्ना है, इच्छा है, तब आप देखोगे कि आपकी नफरत जैसे से वैसी तमन्ना, जैसे से
एक चरम पर पहुंचने जैसे लगती है, बढ़ने लगती है, वैसे वैसे नफरत घटने लगती है। वैसी सात्विक इच्छाएं, उसके बाद क्या कहते हैं, सात्विक इच्छा, सात्विक तमन्ना, जब वो जोर मारने लगती हैं, वो ऊपर उठने लगती हैं, तो नफरत नीचे गिरने लगती है। तो आप समझ गए, दो प्रकार की बात मैंने आपको बताया। तो आप समझ गए थोड़ा सा, काफी मैं अलग आपको इस पोएम के माध्यम से डिटेल में थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बाहर की बातों को लिया। दैट इज सत्संग की बातों को मैंने आपके सामने रखा, सत्संग की बातों को। ये आप कहीं सत्संग में जाओगे, सुनोगे ऐसी बात, ये सत्संग जब करेंगे तब आपको ये बातें सुनने को मिलेंगी, अर्थात सत्य का जब संग करेंगे तब ये बात जानने को मिलेंगी। जितनी भी पढ़ाई हैं, ये लिखाई, जितने भी पढ़ाई लिखाई, ये जो सिलेबस हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं, चैप्टर्स हैं, चाहे वो 10th हो, 9 हो या फिर जूनियर क्लासेस में हो, सब तो उसी सत्य पर आधारित है ना। तो सत्य भला छुप कैसे सकता है, कभी ना कभी तो प्रकट हो ही जाएगा वास्तव। ठीक है सर, तो आप लोग और डिटेल में इस बात को सोच सकते हो। डिजायर, मैंने तो कुछ चंद उदाहरण आपके सामने रखें, ठीक है। डिजायर और हेट्रेड को लेकर के कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखें। और भी बहुत सारे कारण हैं जो डिजायर और हेट्रेड के कारण ही तो संसार का विनाश हो रहा है। पहला डिजायर ही तो कारण है, दूसरा हेट्रेड कारण है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इसका जब आप लोग पढ़ोगे, जब इस लाइन को आप पढ़ोगे कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसे 2 बार समाप्त होना है तो दूसरी बार नफरत से समाप्त हो जाएगा। इसकी समाप्ति के पीछे नफरत एक कारण बन सकता है, एक पर्याप्त कारण हो सकता है। दूसरी बार समाप्ति के पीछे नफरत भी एक पर्याप्त उट सफाइस यानी कि पर्याप्त कारण हो सकता है। कहने का मतलब ये संभावना जाहिर कर रहे हैं कवि साहब कि दूसरी बार पतन का कारण क्या बनेगा। आप लोग सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो अपने से, खुद से, कि अगर पहली दफा इच्छा ने संसार का सत्यानाश किया तो दूसरी दफा कौन करेगा, क्या करेगा? नफरत ही तो करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले बार आपको इच्छाओं ने बर्बाद कर दिया तो दूसरी बार आपको इच्छा नहीं घसटने वाली, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। आप हर उस इच्छाओं को रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज आप देख लो, कोरोना वायरस के कारण इच्छाओं पर अंकुश लगाया गया है। 3 महीना सबको संयम और काफी नियंत्रित सदाचार और संयम का सहारा लेना पड़ ही गया आखिरकार। 3 महीने के लॉकडाउन में पड़ गया ना। काफी लोग कूद फान रहे थे, ये करना है, वो करेंगे, ऐसी इच्छा रखेंगे, वैसी इच्छा रखेंगे। बहुत महत्वाकांक्षाओं की आग चारों ओर फैले जा रही थी, चारों ओर महत्वाकांक्षाओं की आग दौड़ लगा रही थी। 3 महीने के लॉकडाउन में सबको बता दिया ठंडा ही ठंडा, कूल डाउन, सबको कूल डाउन करके रख दिया। फिर पैदा हुआ क्या? नफरत। घर में मेंटल टेंशन्स बढ़ने लग गए, आपसी कलह बढ़ने लगी। तो एक तरफ इच्छा ही तो कारण था। लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश फॉरेन भेज दिया करते थे। ये इच्छा ही ना था कि मेरा बेटा जाके लंदन में पढ़े, वहां से कुछ बड़ा डिग्री उठा के ले आए, कोई बड़ी नौकरी वहां पर जाके कर ले। ये सब इच्छाएं थी, ये सब ख्वाहिशें थी, जिससे प्रभावित होकर माँ बाप ने अपने बच्चों को भेज दिया करते थे। वो इच्छा थी। ये इच्छा होती है कि सिनेमा हॉल में जाऊं, सिनेमा में बैठूं, थिएटर में देखूं, फिल्म गपशप करूं, फिल्में देखूं, ये करूं, वो करूं। ये ख्वाहिशें थी कि चारों ओर चलते फिरते कहीं भी। इच्छा आदमी को कितना संतुष्ट कर देता है, कितना डिससेटिस्फाइड कर देता है कि लोग चलते फिरते थूकते हैं इधर उधर, कहीं भी क्या से क्या नहीं करने लग जाते हैं। ये क्या है? ये ख्वाहिश का ही तो जंजाल है।
इसी को तो रोकथाम क्या है कोरोना वायरस ने। पहले लोग मिलते थे तो नमस्कार क्या करते थे, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया करते थे, लेकिन मन नहीं भरा उससे भी, तो लोग हाथ मिलाने लगे। They begins to share their hands. They began to share their hand. अब उससे भी मन नहीं भरा तो गले मिलने लगे। अब गला मिलने से भी मन नहीं भरा तो क्या करने लगे, फिल्मों में अश्लील सीन्स, अश्लील सीनरीज वगैरह प्रोवाइड करने लग गए हैं। एक दूसरे का चमड़ा चाट रहे हैं, ये सब दिखाना शुरू कर दिए। ये क्या है, एक डिजायर है, ये कंटिन्यूअस कभी ना शांत होने वाले डिजायर का एक अंतिम चरण कह सकते हैं वहां पे से। आप देख रहे हो, अब इसको भी रोक लगाने के लिए प्रकृति मैया अपना कुछ भूमिका अदा करती है कोरोना के माध्यम से, जैसा कि अभी कर रही हैं। अब कोरोना आ गया, अब लोगों में नफरत फैलेगी, एक दूसरे के शारीरिक स्पर्श से कम सबसे पहले कि शरीर को छूना बंद करें। शरीर को फिल्मों के माध्यम से लोग जो दिखा रहे हैं बच्चों तक, साहित्य के माध्यम से, नावलों के माध्यम से किशोरों और युवक और युवतियों के मध्य इसे फैलाए जा रहे हैं। ये अपनी इच्छाओं को युवक और जवान लड़कियों और लड़कियों के दिमाग में डाले जा रहे हैं। ये फिल्म के कुछ डायरेक्टर्स, ये चंद हरामखोर डायरेक्टर्स मैं ऐसे कहूँगा, जो देशद्रोही मैं कहूँगा इन्हें, जो राष्ट्र संस्कृति द्रोही हैं, ये लोग चंद अपने फिल्मों के माध्यम से लड़कियों और लड़कियों के दिमाग में वह विचारिता को डाले जा रहे हैं। इन लोगों के होश शायद अब ठिकाने आ गए हैं। इन लोगों के जहन में नफरत फैलाने का काम कोरोना वायरस ने जरूर कर रखा होगा कि अब अगर ऐसा फिल्म अगर हम बनाते हैं, खैर अब तो फिल्म को देखने वाला कोई है नहीं थिएटर में, अब तो कोई देखने वाला है नहीं, थिएटर तो बंद हो गई, सिनेमा हॉल तो बंद हो गई, अब तो कोई देखने वाला है नहीं। आप जो भी जैसा भी फिल्म आप बनाओगे कोई देखने वाला तो है नहीं, तो अब फिल्म बनेगी नहीं। एक प्रकार से नफरत ने कदम लिया, क्या आप कहेंगे? अब ये नफरत भी अगर बढ़ते चली गई, नफरत भी एक हद तक ठीक है। नफरत सही चीजों से अगर होती तो वो ठीक है, सही मायने में अगर नफरत होती है तो वो ठीक है। विकास के लिए अगर आप नफरत कर रहे हो, मतलब आपके नफरत के पीछे भी कहीं विकास छिपा है, नफरत के पीछे भी अगर डेवलपमेंट छिपा है, उन्नति छिपी है, तो वो नफरत सही है। जैसे कि बुरे कामों से नफरत, बुरे लोगों से नफरत, जो बुरा काम करते हैं उनसे नफरत करना, जिनका बुरा पेशा है उनसे नफरत करना, ये नफरत सही है। ये नफरत हानिकारक नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन समाज के लिए नहीं है, समाज के उत्थान के लिए है ये नफरत। जो नफरत अभी हो रही है, अब हर लोगों को ये नफरत होनी चाहिए। खड़े होके खाना, नाली कादो कीचड़ के सामने खड़ा करके जो लोग अंडा, चाट, पान, पराग, मसाला आदि दुकानें खोल करके अपना ढाबा चलाते रहते हैं, वहां उनके सामने जहां मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, खाद्य पदार्थ की वस्तुओं में भी, खाद्य सामग्रियों में भी जो मक्खियां बैठी रहती हैं उसको भी खा लेना, ऐसे आहार विहार से नफरत करना आपके विकास का एक मार्ग है। आप समझ गए? तो ये नफरत को भी बढ़ावा दे रहा है कोरोना वायरस, हो रहा है ना। अब आप लोगों की इच्छा होती है कि कहीं जाएं, मार्केट में खड़ा होकर कहीं अंडा खाएं, चाट खाएं, पुचका खाएं, किसी के बने हुए, किसी के यहाँ गंदी हाथों से। आप तो नहीं देखने जा रहे हो कि इसके हाथ साफ है कि मैली हैं, वो ठीक से धोया भी है कि नहीं, ठीक से सैनिटाइज किया भी है कि नहीं, और चला फुचका और आलू कट बनाने के लिए आप चले कैसे खाने के लिए। तो अब तो नफरत होती है ना, जब ये वायरस, कोरोना वायरस की जो मामले की जो यहाँ पे सुनने को देखने को मिल रही हैं, तो ये नफरत तो होती है ना थोड़ी बहुत। अब तो ये विकास का कारण है। मैं इस नफरत की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कवि साहब इस नफरत की बात नहीं कर रहे हैं।